Hello everyone, welcome to Learning with Excellence. This video is conceptualized by me. आज हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक समाज एवं कृषि। ये हमारा लेक्चर 3 है, यानी कि अर्ली सोसाइटी एंड एग्रीकल्चर। तो इससे पहले हम लोग पिछली कक्षा में जो भी पढ़े थे उसे एक बार देख लेते हैं। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने दो चीज़ों पे चर्चा किया था, जिसमें पहला था इतिहास का विभाजन, यानी कि डिवीजन ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एवं लिटरेरी सोर्सेज के आधार पर हम लोगों ने इतिहास का विभाजन किया था और इसे 3 भागों में बांट कर देखा था, जिसमें पहला था प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और तीसरा था ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। प्रागैतिहासिक काल उस काल में रखे थे जिसमें हम लोगों के पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स उपलब्ध था, यानी कि हमारे पास कोई भी लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं था जिसके आधार पर हम लोग इतिहास की रचना कर सकें। फिर हम लोगों ने आद्य ऐतिहासिक काल में देखा कि हमारे पास आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी दोनों सोर्सेज मौजूद थे, लेकिन हम लोगों ने जो लिटरेरी सोर्स था उसे, यानी जो साहित्य था, जो उस समय की भाषा थी, उसे पढ़ नहीं पाया था, जिस कारण हम लोगों के पास लिखित स्रोत का अभाव हुआ और हम लोग सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के आधार पर ही आद्य इतिहास की रचना कर पाए। फिर हम लोगों ने तीसरा देखा ऐतिहासिक काल, जिसमें हमारे पास आर्कियोलॉजिकल तथा लिटरेरी दोनों प्रकार के सोर्सेज उपलब्ध थे तथा इन दोनों के आधार पर हम लोगों ने ऐतिहासिक काल के इतिहास की रचना के पक्षों को समझा था। फिर हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग को देखा था। इसे खुदाई के दौरान उपलब्ध पाषाण उपकरण के गुणों के आधार पर बांटा गया था, जिसमें पाषाण उपकरण का मतलब था कि पत्थर के औजार, यानी कि पत्थर के जो औजार उस समय के थे उसके गुणों के आधार पर बांटा गया था। इसे हम लोगों ने 3 भागों में, यानी कि पुरा पाषाण काल पेलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेजोलिथिक एज और नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज में बांट कर देखा था। पुरा पाषाण काल को हम उस श्रेणी में रखे थे जिसमें हमारे पास जो पत्थर के यानी पाषाण के जो उपकरण थे वो बड़े आकार के थे, बड़े बड़े साइज़ के थे, और उन पे शार्पनेस का अभाव था। फिर हम लोगों ने मध्य पाषाण काल में देखा कि पत्थर के जो औजार है वो छोटे बनने लगे, यानी कि और उन औजारों पे थोड़ा थोड़ा शार्पनेस होने लगा। फिर हम लोगों ने नव पाषाण काल में देखा कि जो पत्थर के औजार थे उन पर पॉलिश किया जाने लगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के तीनों भागों को पढ़ा था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज हम लोग 3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है इतिहास पढ़ने का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। दूसरा है कि प्रारंभिक समाज के विकास की कहानी, स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली सोसाइटी। तीसरा है कृषि की शुरुआत, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे आज की कक्षा में। आइए सबसे पहले पॉइंट से हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें है कि इतिहास का महत्व। तो हम इतिहास क्यों पढ़ें? जब हम इतिहास पढ़ने की शुरुआत करते हैं, जब हम इतिहास की पुस्तकों को पढ़ना आरंभ करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में ये सवाल आता है कि हम इतिहास को क्यों पढ़ें, आखिर हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। तो इन्हीं बातों को आज हम लोग स्पष्ट करेंगे और इतिहास के विषय में एक व्यापक इतिहास विषय को पढ़ने की एक व्यापक समझ को हम लोग विकसित करेंगे। तो जिसमें पहला हम लोग जो पॉइंट है वो है कि वर्तमान को समझने के लिए हम इतिहास क्यों पढ़ें। तो हम वर्तमान को समझने के लिए इतिहास पढ़ें। देखिए, वर्तमान में जितनी भी चीज़ें उपलब्ध है, जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, हम अपने समाज में, हम अपनी सोसाइटी में जो भी देखते हैं, उसे समझने के लिए हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे कि हमारा दूसरा जो पॉइंट है कि हम जिस समाज में रहते हैं उसमें अनेकों अच्छी तथा बुरी चीज़ें हैं, जिसे हमें देखने को मिलती है, जिसमें पहला है जाति व्यवस्था, छुआछूत, धार्मिक भिन्नता, भाषाई भिन्नता, फिर सांस्कृतिक विविधता। जैसे अनेकों लोगों के जीवन शैली से संबंधित अनेकों ऐसी पहलुएं हैं जिन्हें हम अपने समाज में देखते हैं। तो आखिर इन चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई? जो जाति व्यवस्था हमारे समाज में मौजूद है आज, इन जाति व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई? जो छुआछूत है वो छुआछूत कैसे आया हमारे समाज में? फिर जो हमारे धार्मिक इतने सारे धर्म हमारे देश में मौजूद हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इतनी सारी धार्मिक विविधताएं हमारे देश में मौजूद हैं। तो इन धार्मिक विविधताएं जो हमारे समाज में आई, तो ये धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई?
तो फिर हमारे पास जो भाषाई विविधताएं हैं, हम अपने ही देश में देख लेते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमारी 8वीं अनुसूची, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से ये मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त भी अनेकों भाषाएं हैं। तो इन भाषाओं का जो शुरुआत है वो कैसे हुआ? फिर जो ये सांस्कृतिक विविधताएं हैं, हम अगर अपने दक्षिण भारत की बात करें तो उसकी अलग संस्कृति है, हम अपने अगर उत्तर भारत की बात करें तो उसकी अलग संस्कृति है, फिर पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में अलग संस्कृति देखने को मिलता है। फिर जब हम लोग राजस्थान साइड चले जाते हैं तो वहाँ हमें अलग प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती है। हमारे जो ट्राइब्स हैं, जो हमारे आदिवासी समूह हैं, उनमें अलग प्रकार की संस्कृति है। तो इन सांस्कृतिक विविधताओं का कारण क्या है? तो इन चीज़ों के विषय में इतिहास हमें एक व्यापक समझ बनाने में सहायता करता है। साथ ही साथ हम जो ये जाति व्यवस्था, छुआछूत जैसी बुरी चीज़ें हमारे समाज में आ गई हैं, इन्हें हम लोग तर्कपूर्ण आधार पर हम लोग तर्कपूर्ण ढंग से हम लोग सोच पाते हैं। तो इतिहास इसके लिए हमें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। फिर है कि वर्तमान में व्याप्त समस्याओं के कारण को समझने के लिए तथा उसके समाधान के लिए हमें उससे संबंधित इतिहास जानना आवश्यक है। अब इसके ही हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे हमारे और पाकिस्तान के, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, हम लोगों में हमारा जो संबंध है वो अच्छा नहीं है। तो ये जो संबंध, जो खराब संबंध है, तो इसे समझने के लिए कि ये संबंध क्यों खराब हुए, तो इसके लिए हमें क्या होगा, इनसे संबंधित इतिहास पढ़ना होगा। फिर जो हमारे भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उनके साथ जो व्यापारिक युद्ध होता, मतलब व्यापारिक जो ये परेशानियां होती रहती है, तो इन चीज़ों के अध्ययन को भी हम लोग इतिहास में जाने के बाद ही समझ पाएंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है हमारे समाज में, और हमारे जो देश के साथ, देश का जो इन देशों से संबंध है वो क्यों इस प्रकार के हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि प्राचीन संस्कृतियों का विकास कैसे हुआ। तो हमारे पास अनेकों हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रागैतिहासिक संस्कृति, फिर हड़प्पा संस्कृति आई, फिर वैदिक संस्कृति आई, फिर हम लोग महाजनपद काल में आए, फिर हम लोग इस तरह से हम लोग का जो सांस्कृतिक जो ये संस्कृतियों का जो ये विकास हुआ, तो ये विकास किस तरह से हुआ। तो इतिहास हमें इन कहानियों को हमें समझाने का प्रयास करता है। फिर कृषि की शुरुआत कैसे हुई, आज जो हम भाषा बोलते हैं, इन भाषाओं का विकास कैसे हुआ, आज जो हम लिखते हैं उन लिपियों का विकास कैसे हुआ। हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत सारी लिपियों का प्रयोग करते हैं, जैसे देवनागरी लिपि हो गया, रोमन लिपि हो गया, ब्राह्मी लिपि हो गया, प्राकृत। तो इन लिपियों का विकास कैसे हुआ, तो इन्हें भी हम लोग समझते हैं इतिहास की सहायता से। फिर आज हमारे सामने हम अनेकों विषयों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि गणित विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगोल हो गया, साहित्य हो गया। तो आखिर इन विषयों का विकास कब हुआ, और हम जो आज इतना व्यापक स्तर से इन चीज़ों का अध्ययन कर पा रहे हैं, तो आखिर इनका जो एक शुरुआती विकास जो कभी ना कभी तो इसका शुरुआती काल होगा। तो वहाँ से हम लोग इसे समझ सकते हैं इतिहास की सहायता से। तो ऊपर दिए गए बिंदुओं से हम लोग इतिहास के महत्व को समझ पाएँ। ठीक है, तो फिर अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली बिंदु पे। हमारी अगली जो बिंदु है, प्रारंभिक समाज के विकास की कहानी। तो हम लोग जो अभी देखे कि इतिहास का क्या महत्व है, तो उन महत्वों को समझने का प्रयास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो प्रारंभिक समाज के विकास की कहानी, यानी कि खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक की कहानी। हम लोग जब मानते हैं कि पूरा पाषाण काल में हम लोग क्या थे, खाद्य संग्राहक थे। हम लोग शिकारी जीवन जीते थे। हम लोग अपने भोजन के लिए, जो उस समय के प्रारंभिक मानव थे, वो अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकते थे तथा कंदमूल, इन चीज़ों का जो है संग्रह करते थे। यानी कि प्रारंभिक मानव पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे, तथा वे जंगलों एवं गुफाओं में रहा करते थे। फिर उन लोगों में अपना कुछ मानसिक विकास हुआ, बौद्धिक विकास हुआ। ठीक है, उन लोगों ने कुछ कौशल सीखना प्रारंभ किया। फिर क्या हुआ, तो हम लोग देखते हैं कि आग का आविष्कार हुआ। यानी कि
पहले आग जब आग नहीं आया था, तो वो लोग क्या करते होंगे कि जो भी वो शिकार करके जो अपना भोजन करते होंगे, जो मांस खाते होंगे, वो कच्चे होते होंगे। उनमें क्या होता था, वो टेस्ट नहीं आता था होगा। जब आग का आविष्कार हो गया तो फिर उन लोगों ने क्या किया होगा कि मांस को पका करके खाना प्रारंभ किया होगा। इससे उनमें जायका जो है बढ़ गया होगा और वो स्वादिष्ट खाना भोजन हो गया होगा। तो इस प्रकार आग के आविष्कार ने उनके जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन ला दिया। फिर हम लोग देखते हैं कि वो जो अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करते थे, वो उनके लिए उन्होंने चित्रों का सहारा लेना शुरू किया। हम लोग मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, पूरा पाषाण स्थल जो है, तो उन उन गुफाओं में हम अनेकों प्रकार के चित्र देखते हैं। जैसे कि वो व्यक्ति से मनुष्य शिकार कर रहे हैं, साथ ही उनका रहन सहन कैसा है, शिकार करने के लिए कौन जा रहे हैं, पुरुष जा रहे हैं या महिलाएं जा रही है, महिलाओं का काम क्या है। तो इन चीज़ों को वो लोग जो है ना चित्रों की सहायता से व्यक्त किया करते थे। अतः इन चीज़ों की हमें जानकारी उन गुफाओं से प्राप्त होती है और उसके आधार पर इतिहासकार इन समय के इतिहास की रचना करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद थोड़ा और उन लोगों ने अपने कौशल सीखा, जैसे कि भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त किया, जैसे कि वे कहाँ उगते हैं, किस मौसम में फलते हैं इत्यादि। फिर उन लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। हम लोगों को पता है कि प्रारंभिक मानव जो थे, उन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाना स्टार्ट किया, तो वो पहले जो जानवर थे वो थे कुत्ते। तो कुत्तों को उन लोगों ने पालतू बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे अन्य पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया। फिर इन पौधों एवं पशुओं से प्राप्त होने वाले रेशों से कपड़े बुनना सीख लिए। यानी कि अब उन लोगों ने कपड़ों को बनाना सीख लिया और वो अब लोग कपड़े पहनने लग गए। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि नवपाषाण काल आते आते व्यक्ति फसलें उगाना एवं एक स्थान पर रहना शुरू कर देता है, और हम एक समाज की भूमिका में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। फिर नवपाषाण काल में ही लोग मिट्टी के बर्तन यानी कि मृदभांड बनाना सीख लिया, यानी कि अनाज को एक लंबे समय तक सुरक्षित रखना सीख लिया। अब यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो ये अनाज को जो हम लोग मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रखना जब हम लोगों ने प्रारंभ किया, तो यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन मनुष्य के जीवन में आता है। और वो परिवर्तन ये है कि जब हमारे पास कल खाने की चिंता नहीं रहेगी, जब हम लोग आज अनाज उपजा करके और उसे सुरक्षित रख पाएंगे और हमें कल खाने की चिंता नहीं होगी, तो हम लोग हम लोग खाने के अलावा अन्य कामों में भी अपना ध्यान लगा पाएंगे। जैसे कि हम लोग कला संस्कृति का विकास कर पाएंगे, कलाओं का विकास कर पाएंगे, हम लोग बर्तन बनाना प्रारंभ कर देंगे, हम लोग मकान बनाना आरंभ कर देंगे, यानी घर बनाना प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार अनेकों हमारे जीवन शैली से संबंधित अनेकों चीज़ें हुई जो इस परिवर्तन से हमारे समाज में आना प्रारंभ हुआ। फिर इस प्रकार हम समाज की जो हमारा ये स्वरूप होता है वो निखर के सामने आने लगा। अब जब समाज हमारे सामने, लोग ग्रुप में रहने लगे, जो लोग दलों में रहने लगे, लोग एक साथ रहने लगे, तो इनके प्रशासन की व्यवस्था की जाने लगी। यानी कि अब सभी लोगों को एक साथ बांध कर रखने के लिए कुछ नियम कानूनों की तो आवश्यकता होगी, कुछ संविधान तो होना ही चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए क्या हो गया, शासन प्रशासन की व्यवस्था की जाने लगी और जो हमारा समाज था वो कबीला बन गया और उस कबीले के प्रशासन के लिए उसके प्रमुख की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को दी जाने लगी। यानी कि हम एक जो शासन प्रणाली की जो हमारी शुरुआत है वो यहाँ से आने लगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि हमारा जो एक समाज का स्वरूप है वो हमारे सामने आ गया। तो इस कहानी में हम आज ये देखे हैं कि किस प्रकार हमारे समाज का एक चरणबद्ध तरीके से विकास हुआ और हम एक प्रशासनिक यानी कि कबीलों का निर्माण हम लोग कर पाए। ठीक है। तो फिर हमारा जो आज का अगला बिंदु है वो है कृषि का आरंभ, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का प्रारंभ कब हुआ, हम विश्व में सबसे पहले कृषि कहाँ आरंभ हुई, ठीक है, और उनका काल क्या था, किस काल में कृषि का आरंभ हुआ। तो जो हमारे वनस्पति कृषिकरण और पशुओं को पालने की जो संस्कृति है वो नवपाषाण काल के लक्षण दिखाई हैं। यानी कि नवपाषाण काल में ये विशिष्ट लक्षण पाया गया है। और नवपाषाण काल की अन्य भी कई विशेषताएं थी, जैसे कि कृषि कार्य, पशुओं को पालना,
पत्थर के औजार बनाना और उन पर पॉलिश करना, फिर मृदभांड बनाना यानी कि मिट्टी के बर्तन। देखिए, मृदभांड शब्द का मतलब जो होता है मृद और भांड यानी कि मृदा से बना हुआ बर्तन, भांड मतलब बर्तन, यानी कि मिट्टी से जो बनाए गए बर्तन है उसे हम लोग मृदभांड बोलते हैं। तो ये नवपाषाण काल तक आते आते बनना प्रारंभ हो गया था। तो सबसे प्राचीन कृषि कहाँ प्रारंभ हुई? आखिर जो कृषि प्रारंभ हुई होगी तो सबसे पहले कोई न कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ से वो प्रारंभ हुई होगी। तो वो स्थान कौन सा था? तो अभी हाल तक ऐसा समझा जाता था कि वनस्पति कृषिकरण और पशुओं को पालने के कार्य की शुरुआत पश्चिम एशिया में हुई और वहाँ से ही विसरण के द्वारा संसार के विभिन्न अन्य हिस्सों में फैला। परंतु हाल में प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर नील घाटी को कृषि का शुरुआती स्थल माना जाने लगा है। यानी कि अब जो है हम लोग नील घाटी को ही कृषि का शुरुआती स्थल मानते हैं और ये मिस्र में है। नील घाटी में सर्वप्रथम गेहूं और जौ उपजाने के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें। और यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि ये साक्ष्य उत्तर पुरापाषाण काल के हैं, यानी कि आज से लगभग 14,500 साल 14,500 से 13,000 वर्ष पहले के ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई, लेकिन ये जो हाल के हमारे साक्ष्य हुए हैं, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो हम ये प्रदर्शित करता है कि उत्तर पुरापाषाण काल में भी कृषि पाई जाती थी। कृषि की शुरुआत किसी न किसी स्थल पे हुआ था। और ये इस स्थान की एक विशेषता और भी है कि यहाँ पे पशुओं को पालतू बनाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि कृषि की शुरुआत यहाँ पर पहले हुई और पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया बाद में हुई। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रारंभिक सबसे प्राचीन कृषि स्थल को देखा। इन कृषि स्थल को नीचे दिए गए तालिका के अनुसार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा कि नील घाटी में सबसे पहले कृषि की शुरुआत हुई। तो नील घाटी में लगभग 12,500 BCE में गेहूं और जौ खेती की शुरुआत हुई। फिर हमारा पश्चिम एशिया में उसके बाद जो है 8,500 BCE में, वहाँ भी गेहूं और जौ की शुरुआत हुई। फिर बलूचिस्तान में, यानी कि बलूचिस्तान के जो क्षेत्र हैं आज के, वहाँ पे हमारा 6,000 BCE से आगे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और वहाँ भी गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर उत्तर प्रदेश के बेलान घाटी लगभग 5,440 से 4,530 BCE के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहाँ पर चावल उगाया जाता था। दक्षिण भारत के यानी कि लगभग कुछ क्षेत्रों में लगभग 2,500 से 1,500 BCE में रागी के फसल उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अब ये तो हम लोगों ने देखा कि प्रारंभिक जो कृषि स्थल था वो कौन सा था। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत कब हुई? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषिकरण और पशुओं को पालने का इतिहास वस्तुतः नवपाषाण संस्कृतियों के उदय से प्रारंभ होता है। यानी कि हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पे नवपाषाण संस्कृति से ही कृषि की शुरुआत हुई है। अभी तक के साक्ष्य के आधार पर हम यही कह सकते हैं। तो हमारे जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, उनके किन किन क्षेत्रों में प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसे हम नीचे दिए गए तालिका से समझते हैं। इस तालिका में सबसे पहला जो है उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, यानी कि अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान के, विशेष तौर पर बलूचिस्तान के कच्ची मैदान के क्षेत्र। फिर उत्तर क्षेत्र में कश्मीर घाटी, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, रीवा, सिंघी जिलों में और विंध्य दृश्यांश यानी कि खासतौर से बेलान घाटी। मध्य पूर्वी क्षेत्र में यानी कि उत्तरी बिहार में। फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है इसमें असम और निकटवर्ती उप हिमालय के क्षेत्र आते हैं। फिर मध्य पूर्वी क्षेत्र यानी कि जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर हम लोग दक्षिणी क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत के जो भाग हैं वहाँ पे हमारे प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने तीन चीज़ों के विषय में अध्ययन किया, जिसमें पहला था इतिहास, जिसमें पहला क्या था, इतिहास का महत्व, हम इतिहास क्यों पढ़ें, इसके महत्व को हम लोगों ने समझा। फिर हम लोगों ने प्रारंभिक समाज के विकास की कहानी देखी, यानी खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक की कहानी को देखा। फिर हम लोगों ने कृषि के आरंभ का ये कृषि का आरंभ कैसे हुआ ये देखा। फिर सबसे प्राचीन कृषि कहाँ हुई ये समझा। फिर हम लोगों ने भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, ये देखा। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही।
इस वीडियो को बनाने का जो हमारा जो रेफरेंस बुक है वो यहाँ नीचे दिया गया है। यहाँ से आप इससे संबंधित जानकारी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो का जो है PDF हमारे टेलीग्राम चैनल @learning-with-excellence से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के पास और अपडेट, हमारे आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।